होता है उसके दो बड़े पार्ट होते हैं। एक में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बीमारियों को, जैसे आज हमने ल्यूकीमिया को समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर होता क्या है, उसके बाद इसका इलाज क्या है, और फिर हम असूल इलाज जो ऑर्गेनन की बुक है होम्योपैथी की, हम उसको भी पढ़ते हैं। पहला पोर्शन मेरा कोई ना कोई जो कोलीग दूसरा जो एलोपैथिक साइड से हम बुलाते हैं ताकि उनका नॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम समझ लें कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ये सिर्फ हम नहीं करते, बल्कि जितने दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, वो लैब से हेल्प लेता है जैसे हम ले रहे हैं। मतलब ये नहीं कि कोई बुराई है कि हम किसी एक्सपर्ट को, पैथोलॉजिस्ट को बुला के उसकी हेल्प ले रहे हैं, बल्कि ये यूजुअली रूटीन की ये प्रैक्टिस है। जो दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, चाहे वो किसी भी शोबे का स्पेशलिस्ट है, वो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लैब हेल्प लेता है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी हेल्प ले रहे हैं कि क्या डायग्नोस्टिक बनती है, और फिर हम अपनी अप्रोच लेते हैं। इससे पहले कि मैं आऊँ टॉपिक पे आऊँगा, और बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, और डॉक्टर साहबा ने आपको बड़ा मज़े से समझा है। मतलब इतना डिटेल से और इतना अच्छे तरीके से समझाना हर बंदे के बस का काम भी नहीं है। और इस लेवल की लेडी जो इतनी बिजी शेड्यूल्स में है, ज़रा एक अपने शोबे को हेड करना और उसका सारा कुछ, फिर भी वो आपको आके समझाना, ये मुझ पे उनकी मेहरबानी है, उनका करम है। और मैं चूँकि मुझ पे होम्योपैथी के सिस्टम के बड़े कर्ज है, तो मैं भी कहता हूँ कि मैं इसको भी हल्का करता जाऊँ किसी न किसी तरीके से। तो जो असूल इलाज है, असल में हम ऑर्गेनन को बिल्कुल नहीं पढ़ते, और हम सिर्फ मटीरिया मेडिका को पढ़ते हैं, और ना हम एनाटमी को पढ़ते हैं, ना हम फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, ना हम पैथोलॉजी को पढ़ते हैं। तो हम जो है ना, वो ज़्यादातर तवज्जो जो है ना, वो मटीरियल मेडिक की तरफ देते हैं और सिम्टोमेटोलॉजी के लिए तवज्जो देते हैं। तो मैं इसलिए हर जगह मेरी आजकल यही बहस चल रही है, डिफरेंट जिस फोरम पे भी मैं जाता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों में मैं एक टीवी पे भी प्रोग्राम करके आऊँ, शायद वो कल नशर होगा, तो उस पर भी मैं ये कह के आया हूँ कि हमें इन चीज़ों को समझना है, हमें इन चीज़ों को जानना है। उससे आने से पहले मैं आज ये बात करूंगा कि अफरोज़म जो असूल इलाज को हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए, कि जो तरीके हैं इलाज के, जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी जब आप असूल से वाकिफ़ ही नहीं हैं, आपको ट्रैफिक के कानून नहीं होंगे तो आप बंदे मारेंगे, आप रोड एक्सीडेंट करेंगे, और आप ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। तो आपको एक ड्राइविंग करने के लिए भी उसके भी कुछ असूल होते हैं, रोड पे चढ़ने के लिए भी कुछ असूल हैं। इसलिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस उस बंदे को नहीं दिया जाता जो वो पास नहीं करता। तो ये इंसान का इलाज करना, इसके प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप गाड़ी चलाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो इसके भी कोई प्रिंसिपल्स हैं। तो जब तक आप इन प्रिंसिपल्स पे अमल नहीं करते, इनको नहीं समझ सकते, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। जिसी तरह रोड पे टक्कर मारेंगे, आपको नहीं पता मैंने लेफ़्ट काटना भी है, यहाँ के नहीं काटना, साइन सिम्टम क्या बता रहा है, सिग्नल पे रुकना है, नहीं रुकना। तो ये सारी चीज़ें आप जब लाइसेंस लेते हैं तो आपको सारा पता होता है कि मैंने राइट लेन में चलना है, मैंने लेफ़्ट लेन में चलना है, मैंने कहाँ क्रॉस करना है, मैंने कहाँ नहीं करना। तो इसलिए ये असूल भी पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं, इनको भी बड़ा समझना ज़रूरी है। सिर्फ मटीरियल मेडिका पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा आप एक्सीडेंट करेंगे, ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे। इससे बेहतर है कि आप गाड़ी ही ना चलाएं। तो जब गाड़ी चलानी है तो फिर आपको रोड, सिग्नल, साइन, इन सारों को देखना है, समझना है। वो कहता है, लेकिन ये बात यकीनी है कि मुंतखब की दवा नहायत मौजू और मकदार में क्लीन होने की वजह से हार्ट मर्ज, एक्यूट मर्ज, जो इसके बिल्कुल मशाबाहों को नहायत नरमी से ख़त्म कर देती है, बग़ैर किसी होम्योपैथिक अलामात पैदा किए, या यूँ कहिए कि बग़ैर किसी नई पेचीदा बीमारी पैदा किए,
अक्सर दवा देने के फ़ौरन बाद या पहले घंटे में या चंद घंटे बाद मर्ज में थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है, जबकि दवा की मिकदार कलील ना हो। वो अनिमल पता क्या कहता है, बेहतरीन डॉक्टर वो है कि ऐसे शफा दे जैसे मक्खन से बाल निकाल लेते। और सियाने कहते हैं कि समझदार आदमी वो है जो सांप भी मार दे और लाठी भी बचा दे। यही है ना फोक विजडम, कि सांप भी मर जाए लाठी भी मर जाए। इसलिए अनिमन कहता है कि बेहतरीन मुआलज वो है जो मक्खन से जैसे बाल निकाला जाता है ना, इस तरह से निकाले ताकि मरीज़ को पता ही नहीं चले मैं ठीक हो गया हूँ। ये वो बात कर रहे हैं। वो कहता है अक्सर दवा देने पहले घंटे में चंद घंटे बाद मर्ज में थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है, जिसको हम एग्रीवेशन कहते हैं, जबकि दवा की मिकदार कलील ना हो। कलील पोटेंसी जो कम होगी वो तकलीफ दे सकती है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका मतलब है मदर टंचर के जो करिश्मे हैं वो तकलीफात पैदा करेंगी। वो कहता है दवा की कलील मिकदार ना हो, आप पोटेंटाइजेशन की तरफ ना गए हो तो फिर तकलीफ हो सकती है। जब दवा की मिकदार ज़्यादा और ज़्यादा घंटों दवा की बीमारी के साथ इतनी ज़्यादा मुशाबत होती है कि मर्ज में ज़्यादती, मरीज़ को अपनी बीमारी में ज़्यादती महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत ये कुछ और नहीं बल्कि मर्ज से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखने वाली दवा की कदर से ज़्यादा ताकतवर बीमारी। तो वो कहता है कि जब हम ज़्यादा ताकतवर दवाई देंगे तो ज़रा एक फ़ाइट होती है, लड़ाई होती है, जंग होती है, तो एक ने जीतना होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगी, जो पावरफुल होगी, वो पहली को शिकस्त देगी। ऐसा ही होता है ना, ये लॉ ऑफ नेचर है। ताकतवर कमज़ोर को दबा देता है, कमज़ोर कभी ताकतवर को नहीं दबा सकता, वो मर जाएगा। इसलिए ये लॉ ऑफ जो सिमिलर है उसके साथ एक लॉ है जिसको कहते हैं सिमिलिमम। सिमिलिमम है ये है कि आप अगर दवा निकाल लेते हैं कि इसकी फ़र्ज़ करें रेमेडी जो बेलाडोना है, लेकिन आप उसकी पावर निकालने में कासर हैं, ताकत इसको कौन सी देनी है, तो रेमेडी प्लस पोटेंसी इज़ ए सिमिलिमम, रेमेडी प्लस पोटेंसी इज़ ए सिमिलिमम। तो इसलिए ज़्यादा ताकतवर दवा देना बुरी बात नहीं है, कम ताकत वाली दवा देना नुकसानदेह है। अब बात आपको समझिए। वो कहता है कि अगर हम पोटेंसी 1 m थी तो हमने 10 m दे दी तो एग्रीवेशन थोड़ी देर के लिए होगी लेकिन ठीक, लेकिन अगर हमने कम दी तो क्या होगा, मर्ज ज़्यादा ऊद कर आ सकता है, क्योंकि हमने उसका पूरा अहाता ही नहीं किया, हमने पूरी ग्रिप नहीं डाली उस पर। इसी तरह जैसे आप शेर को नहीं मार सकते तो शेर को डंडे से आप छेड़ दें, मतलब ये कम ही पोटेंसी हुई ना कि आपने उसको यूं कर दिया, उसने कहा अच्छा बच्चे मैं आता हूं फिर देखता हूं, तो उसको तो LG का कारतूस होगा, जो एक ब्रश जोर से लगेगा तो वो मरेगा। तो बीमारी को पकड़ने के लिए इसलिए वो कहता है कि जितनी ऊपर पोटेंसी में जाएंगे, जितनी मिकदार कलील होगी तो पोटेंसी इंक्रीज होगी। ये बड़ी अजीब बात है, लोगों को इसका कंसेप्ट ही नहीं आता। ओहो उसने बड़ी हाई पोटेंसी दे दी। अब यहाँ एक डॉक्टर बैठा है, वो कहता है मैं पिछले 10 साल आपसे इसलिए नहीं मिला कि लोग कहते हैं ये हाई पोटेंसी देता है। ओ भाई मैं तो कलील पोटेंसी देता हूं, मैं तो मिकदार में कम दवाई देता हूं, जिसको आप हाई पोटेंसी कहते हैं। हाई पोटेंसी ये है कि मैं 2 mg या 2 mg की जगह 4 mg दे दूं, जिसको मदर टंचर के 5 कतरे देने थे मैंने उसको शीशी पिला दी थे, तो हाई पोटेंसी होगी। ओ भाई मैं तो देता ही कलील मिकदार में हूं, मैं तो दवाई की कम मिकदार देता हूं, मैं 1000 देता हूं तो और कम है, मैं अगर 10 m देता हूं तो और कम है, अगर मैं 100 m पे देता हूं तो वो तो और कलील है। तो वो कहता है कलील ही में शफा है, कलील ही में शफा है। आगे चलेंगे, साहिब समझ आई सफरोज़म की क्या कहता है वो।
इसलिए इसको जानना बड़ा ज़रूरी। आते हैं ल्यूकीमिया, डॉक्टर साहब ने बड़ा मज़े का आपको समझाया। हम तो उससे जेनेटिक सीरीज़ पे हैं पूरी, और मैं ये उन लोगों से मेरी इल्तमास है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जो गुमराह कर रहे हैं होम्योपैथी को, जो पस्ती में डालना चाहते हैं होम्योपैथी को। होम्योपैथी बड़ी मॉडर्न साइंस है, जदीद है, जो पस्ती में डालना चाहते हैं, जो कहते हैं मर्ज का नाम ना लो। अब अगर ल्यूकीमिया को आप नहीं समझते, ल्यूकीमिया एक मर्ज है, फिर इसकी काज को नहीं समझते, इसकी बेस को नहीं समझते, इसकी मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो आप ब्लड की तो हज़ारों बीमारियां, आप ब्लड की कैसे ठीक करेंगे? आप देखें ना, उन्होंने ये कहा है कि आपको टाइफाइड में भी तो आपका जो WBC बढ़ सकते हैं, आपको सेप्टिक्सीमिया में आपके WBC बढ़ सकते हैं, आपको अपेंडिसाइटिस में WBC बढ़ सकते हैं, तो आपको कई जगह WBC बढ़ सकते हैं ना। तो आपने तो देखना है ना कि क्या वजह क्या है इसके अंदर, कहाँ बीमारी कौन सी है। आप एप्लास्टिक एनीमिया को अलग डील करेंगे, आप ल्यूकीमिया को आप अलग डील करेंगे, अब थैलासीमिया में भी तो ब्लड कम होता है, उसको आप अलग डील करेंगे। तो मैं अक्सर मैं जगह ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट के तो अलग मेथड्स हैं कि हमने कौन सा मेथड, मेरे पास सक्सेस है, कौन सा दूसरे के पास सक्सेस है, कामयाब है, कॉजेशन कामयाब है, सिम्टोमेटोलॉजी कामयाब है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट या मियाज़म है, कौन सा कामयाब, वो लदा बहस है क्या। लेकिन सबसे पहले तो आप इस बीमारी को तो समझें ना, अल्लाह के बंदो। आप कहते हैं हम बीमारी को समझना ही नहीं चाहते, हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते, हम तो मरीज़ का इलाज करते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि ल्यूकीमिया होता है कि आप किस मरीज़ का इलाज करना चाहते हो। वो तो पेशेंट इज अ पेशेंट ऑफ ल्यूकीमिया। वो बंदा जिस मरीज़ का आप इलाज करते हैं वो मरीज़ ही ल्यूकीमिया का है। तो आप किस मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं? आप बुत का इलाज करेंगे, वो कौन सा मरीज़ है? वो मरीज़ किसी मर्ज का मरीज़ है ना। वो इंसान जो नॉर्मल इंसान था, वो जब किसी मर्ज का मुब्तला होगा तो वो मरीज हो जाएगा। किसका मरीज होगा? टाइफाइड का मरीज होगा, ल्यूकीमिया का मरीज होगा, एप्लास्टिक एनीमिया का मरीज होगा। वो मरीज अल्लाह के बंदे वो किसी चीज का होगा ना, या वो किसी पीर का मरीद होगा, कुछ तो होगा ना। जब वो नॉर्मल से अब नॉर्मल में जाएगा तो उसके साथ आप कुछ लेबल तो करेंगे ना। वो उस्ताद है, वो माशियात का उस्ताद है, वो जोग्राफिया का उस्ताद है, उसके साथ ये लगाएंगे ना कुछ। वो होम्योपैथ डॉक्टर है, वो एलोपैथ डॉक्टर है, यार उसके साथ कोई लेबल तो करेंगे ना। वो किस चीज़ का मरीज़ है भाई? वो हम मरीज़ का इलाज करते हैं, वो आप खाक करते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कहते हैं मैं मरीज़ का इलाज करता हूँ, मैं मर्ज का इलाज ही नहीं करता। वो जब एक नॉर्मल इंसान के साथ कोई मर्ज जुड़ेगा तो वो मरीज उस मर्ज का वो मरीज बनेगा। वो अलहदा कुछ बातें हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल उसको कैसे डील करेंगे। हम ये कहते हैं कि एक बीमारी 10 बंदों को लगती है, एक मर्ज 10 बंदों को लगती है, हम उसको एज ए इनफरादियत के तौर पर लेंगे कि यार इसको लगी है, इसकी वजह कोई और हो सकती है। अब उसने कहा कि 55 जीन्स इन्वॉल्व हैं ल्यूकीमिया में, यही कहा है ना। किसी में कौन सा जीन हो सकता है, किसी में कौन सा जीन हो सकता है, और वो जीन किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, उसके सोर्स अलग हो सकते हैं। तो ये कहना छोड़ दें, ये कहना छोड़ दें, मैं आपको कह रहा हूं ये कहना छोड़ दें। ये गैर साइंटिफिक बात है और ये गैर होम्योपैथिक बात है। जब किसी के साथ, एक नॉर्मल इंसान के साथ जो सेहतमंद इंसान है, जब बीमार होगा तो उसके साथ कोई मर्ज लाहक होगा तो बीमार होगा, वो तब मरीज बनेगा। हम सर्टिफिकेट भी लिखते हैं तो उस पर लिखते हैं 2 दिन की छुट्टी के लिए, शी इज सफरिंग इन फीवर एंड शी इज एडवाइज ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट बेड रेस्ट। इसी तरह लिखते हैं ना। उसको किसी के साथ वो क्या आप कहते हैं मरीज है, किस चीज का मरीज है भाई? वो डिफ्रेंशिएट करें किस चीज का मरीज है वो। उसको चोट लगी है, उसको कोई सदमा हुआ है, या वो ऐसे ही बहाने लगा रहा है। आप लिखें बाकायदा और साबित करें कि जिस मर्ज का मरीज है। आप कहते हैं मैं तो मरीज का इलाज करता हूं। किस मरीज का इलाज करते हो तुम?
कौन सा मरीज है तुम्हारे पास, उसको क्या है, वो जो क्या है वही मर्ज है ना, वैसे तो नॉर्मल इंसान है। तो मतलब अक्ल से काम लें, कहीं भी हनीमन। और फिर मैं कहता हूँ अच्छा रेपर्टरी कौन सी, वो कहता है जी मैं कोई फर्ज करें जी बहुत ही कहेगा जी मैं सिंथेसिस को, अब सिंथेसिस में भी ट्यूबरकुलोसिस का टॉपिक पड़ा हुआ है, सिंथेसिस में टाइफाइड का टॉपिक पड़ा हुआ है, तो वहां फिर मर्ज कहां से आ गया, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप देखते हैं, वहां भी एच पेलोरी पड़ा हुआ है। आपने हेपेटाइटिस सी का बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं, और आप कहते हैं मैं मर्ज का इलाज नहीं करता, मैं मरीज का इलाज करता हूं। फिर क्यों लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे मैं हेपेटाइटिस सी का इलाज करता हूं, क्यों लिखा है? जुर्म है ना फिर तुम्हारे लिए कि तुमने लिखा हुआ है। मैं बात करूं दो जिससे असरे हाजिर की बात करूं और मैं 100 साल बाद की बात करूं, आप होम्योपैथी को तबाह करने पे तुले हुए हैं। लोग कहते हैं बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, आप कहते हैं हम बैक्टीरिया को मानते हैं। लोग कहते हैं यार वायरस एग्जिस्ट करता है, आप उसको मानते नहीं है। लोग कहते हैं फंगस एग्जिस्ट करता है, पैरासाइट एग्जिस्ट करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आप कहते हैं नहीं मैं तो सिम्टम को देखता हूं। और सिम्टम कहीं से क्रिएट होगी ना, और आप अंगूर का दरख्त लगाएंगे ना तो वहां पे अंगूर पैदा होगा, आप माल्टे का दरख्त लगाएंगे ना तो वहां माल्टे की सिम्टम पैदा होगी कि माल्टे का पैदा होगा। जो बीज आप बोएंगे ना, जो बीमारी आप बोएंगे वो आपको नजर आएगी ना, उसकी शाखें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? और मैं आपको ये बताऊं कि नई नस्ल जो आएगी ना वो आपसे ये पूछेगी कि आपने हमें गुमराह क्यों किया। नई नस्ल आपसे ये सवाल करेगी कि आपने हमें क्यों गुमराह किया, हम सोसाइटी में बात करने के काबिल नहीं है। इसलिए पढ़ो इसको, पढ़ो बैक्टीरिया को, पढ़ो वायरस को, पढ़ो पैथोलॉजी को, पढ़ो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, और फिर इसका हल ढूंढो होम्योपैथी के अंदर। वो कहता है ल्यूकेमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। इसलिए उसने पता है क्या खूबसूरत, उसने कहा कि विदाउट मियाजमेटिक थ्योरी नो होम्योपैथी। और व्हाट इज द मियाजम? मियाजम ये है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। अब हनीमन को आप कहते हैं हम फॉलोवर हैं उसके, आप उसी की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। Leukemia is a genetic disorder that result in abnormal proliferation of blood cell of both myeloid and lymphoid cell। हमने इसको थोड़ा सा, जितना डॉक्टर साहब ने लेक्चर दिया, हमने कोशिश की कि हमने 2 लाइनें लिखते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको। मतलब आप जितना समझें ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने थैलासीमियम को भी याद रखना है, आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी याद करना है, आपने एमपीएस को भी याद रखना है, आपने गोशर को भी याद करना है, आपने विल्सन को भी याद करना है। तो फिर आप अगर तो सारी डिटेल याद करें तो बड़ी बात है, लेकिन 2-2 लाइनें तो आपको पता होनी चाहिए। वो कहता है ल्यूकेमिया जो जीन्स का डिसऑर्डर है, जीन की खराबी है, उन जितने भी हमारे जीन्स हैं उनमें से 50 हैं, 40 हैं, 2 हैं, किसी एक जीन की खराबी की वजह से जो ल्यूकेमिया जो है हो सकता है। और ल्यूकेमिया क्या है? ये आपका जैसे हम ल्यूकोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, वाइट जो हमारा ब्रेन का गुदा है उसका कमज़ोर हो जाना, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ल्यूको वाइट सेल और ल्यूकेमिया उसकी प्रोलिफरेशन, उसका बढ़ जाना, वाइट सेल का बढ़ जाना, उसके अंदर जो खराबी है उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। पहली तो बात इतनी ज़हन में रखें। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया वी शुड पाउंडर अपॉन द फॉलोइंग। इससे पहले कि जब हम ल्यूकेमिया के मरीज़ को देखते हैं, हम कुछ चीज़ें को हमें देखना होगा, फिर हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड डिरेंजमेंट इन डीएनए, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से डीएनए, ये पहली स्ट्राइक करनी चाहिए आपको। फर्स्ट स्ट्राइक जब ल्यूकेमिया आएगा तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि कौन सा सबब हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारी है।
एंड स्टेम सेल, पहली बात हिस्ट्री ऑफ फैमिली, उस फैमिली में बीमारियां क्या हैं, उसके में कैंसर है, उसके अंदर टाइफाइड है, वो कोई एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने वाली फैमिली है, साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्या है उस फैमिली के अंदर, क्रॉनिक कैंसर है, क्या है, ये तो पहले जानना होता है। इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, पैदाशी तौर पे उसने क्या ऐसा जीन डिफेक्टिव पाया है, मसलन उस फैमिली में थैलासीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका 11 और 16 जीन जो है जो क्रोमोसोम डिफेक्ट है। अगर ट्राइसोमी पैदा हो रहे हैं तो 21 क्रोमोसोम डिफेक्ट है। अगर मस्कुलर डिस्ट्राफी हो रही है तो एक्स लिंक पे कोई मसला है जो सेक्चुअल मतलब, तो ये आपको इतना फोकस फ़ौरन जाना चाहिए। और क्या उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर यही जीन आ रहे हैं, यही खराबी आ रही है, तो इसका मतलब कौन सा जीन खराब है, उसकी वजह क्या हो सकती है, और एक कोई कॉमन सबब हो सकता है उसके अंदर, आइडेंटिफाई करें और उसको पकड़ के उसका इलाज करेंगे हम। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, उसकी अपनी हिस्ट्री क्या है, जैसे उन्होंने कहा जी कोई वो तंबाकू का इस्तेमाल करता है, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसने कोई वायरस उसको हुआ है, कोई बैक्टीरिया उसने एक्वायर किया है, कोई फंगल है, कोई क्या, उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे भी आपने जाना है। कोई रेडिएशन हो गई है, कोई कीमोथेरापी ले ली है, कोई ड्रग अब्यूज़ है, क्या है उसकी लाइफ के अंदर क्या है। मैकेनिज्म एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकेमिया, आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कहाँ से निकलता है, क्या पैदा होता है, किन सेल्स के अंदर खराबी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सप्रेशन, मेरा एक टॉपिक है सप्रेशन पे, जो मेरा 30-32 घंटे का मेरा लेक्चर है, 30-32 घंटे का लेक्चर है सप्रेशन। उसमें हमने 3 सप्रेशन, तो सप्रेशन होता है कि चीज़ों को दबा देना, किसी भी चीज़ को उसका हल निकाले बगैर कि इसका हल क्या है, आप उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। तो हमने कहा कि 3 किस्म के दुनिया में सप्रेशन है। एक सप्रेशन है इमोशनल सप्रेशन, जो जज्बात से, आप किसी को गाली देते हैं, दूसरा उसे अतक फील करता है, इससे भी बॉडी को नुकसान होता है। आप फील करते हैं ना, कोई बंदा गाली देता है, बगैर दबा के, बगैर चांटा मारे के, आप उसके तेवर दे के आपको महसूस होता है इस बंदे ने मुझे गाली दी है, इस मुझे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। तारीफ़ करेगा तो आपकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ेंगे, आपको गाली देगा कि तो आपकी सेहत पे बुरे असरात पड़ेंगे। तो ये इमोशंस हैं। फिर आप करना क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप डॉक्टर नहीं बने, तो ये आपके जज्बात की नफ़ी हुई है, क्यों आपने, तो ये दिस इज़ डिसअपॉइंटमेंट्स, ये इमोशंस में आती है डिसअपॉइंटमेंट। आपकी ख्वाहिशात है, एक फैमिली रन कर रही है, मियाँ बीवी दोनों बड़े हेल्दी लाइफ गुजारे हैं, एक बीच में से की डेथ हो जाती है तो उसके इमोशन डिस्टर्ब हो गए, ग्रीफ में चला गया। ये सारी चीज़ें इमोशन से रिलेटेड है। एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो वो 1-2 वे होते हैं उसको इजहार करने के, किसी चीज़ की तकलीफ़ के, तकलीफ़ होगी तो रोएगा, डिमांड होगी तो रोएगा, और किसी चीज़ से आसूदगी फील करेगा तो स्माइल करेगा। एक बच्चे के इमोशंस को समझने के लिए 2 है, या उसकी माँ उसको इमोशन को समझती है, या उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होता है वो उसके इमोशंस को समझता है। और अगर आप उसको जनाब भूख लगी हुई है, माँ उसको दूध नहीं देती तो उसके इमोशन डिस्टर्ब होंगे। वो खेलना चाहता है, आप उसको खेलने नहीं देते, उसके इमोशन डिस्टर्ब होंगे। और इवन मैंने देखा जब इमोशन बच्चे के डिस्टर्ब होते हैं, जब आप उसकी बात को नहीं समझ रहे होते तो उसको फिट्स पड़ते हैं, वो दौरे पड़ते हैं, वो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। ऐसा भी है कि ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। तो ये इमोशंस का एक बड़ा चैप्टर है हमारे पास। तो ल्यूकेमिया मल्टीप्लाई करेगा, कोई भी एनी डिजीज जो है, जो इमोशंस की डिस्टर्बेंस है उसको मल्टीप्लाई करेगी। उसका काज भी हो सकती है, उसकी वजह भी हो सकती है, उसका सबब भी हो सकती है, लेकिन उसको
उसको इंक्रीज भी करा सकती है और उसको पैदा भी कर सकती है बीमारी को। तो ये आपने एक देखना है कि इमोशंस बंदे के क्या हैं। देखिए ना, आपने कैंसर का इलाज करना है, आपने कोई मक्खी नहीं मारनी, कैंसर का इलाज करना है तो इन पैरामीटर्स पे आपने काम करना है, जिसका मैं कह रहा हूं कि उसकी जनाब हिस्ट्री लेनी है। पहले तो बात है आपको बीमारी की तो समझ आ गई ना कि ये ल्यूकीमिया क्या होता है, ये ब्लड का एक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें जनाब लिम्फाइड सेल की डिस्टर्बेंस है, इसमें लिम्फेटिक सेल की डिस्टर्बेंस है। ये तो आपको पता चल गया ना। अब अगला मैदान जो है ना इसको ठीक करना है, और ठीक करने के और असूल हैं। पहले बात को समझ गए तो तभी ठीक कर सकते हैं ना। पहले जब कोर्ट में केस लगता है ना, वो जज जो होता है वो पहले देखता है कि यहाँ क्या क्या मसाइल हैं। एक बंदा अपना आर्गू कर रहा था, दूसरा अपना कर रहा होता है, तो एक वो कहता है कि मेरे मक्कल की ये गलतियाँ नहीं हैं, वो कहता है नहीं इसकी ये गलतियाँ, फिर जाके किसी एनालिसिस पे वो पहुँचता है। दोनों को मिला के, दोनों को देख के फिर कोई डिसाइड करता है ना। आप उस जज की तरह तो नहीं है कि वो कोई बंदा, एक वकील आया तो उसने कहा जी मेरा जो है मक्कल जो है वो ये, उसने जब उसके हक में दलाइल दिए तो जज साहब कहने लगे आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब दूसरे की बारी है तो उसने कहा मेरा मक्कल के ये है, उसने कहा आप भी ठीक कहते हैं। तो वो पास एक रीडर बैठा होता है ना, वो सारी कार्रवाई लिख रहा होता है। कहता है सर जी अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। कहता है आप बोलो। उसके जी पहले दोवानियाँ गल्लां सुन लिया करो, फिर कोई फैसला कराया करो। कहना आप भी ठीक कहते हैं, तू भी ठीक कहना। तो डिजीज़ को पहले हम समझेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, फिर उसका इलाज करेंगे। समझ लो। तो अब सप्रेशन, कॉजेशन, फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। सप्रेशन के आगे और पोर्शंस हैं, मतलब ड्रग सप्रेशन हो सकती है जिसकी वजह से ल्यूकीमिया हो सकता है। आपने गलत दवाई दी, अंधाधुंध दवाई दी, आपको पता ही नहीं था कि ये दवाई इसकी बनती नहीं, आपने सुबह दोपहर शाम दी, इसको 6 महीने खिलाई। क्या किया आपने? आपको सोर्स ऑफ ड्रग्स का नहीं पता था, ये दवाई बनती किससे है, ये पॉइजन से बनती है, ये कोई मिनरल है, ये क्या चीज़ है। आपने एक्सरे के साथ उसको रोज़ खड़ा कर दिया। देखो ना, एक बंदा एक्सरे की मशीन के ऊपर खड़ा है और उसने कोई भी अपनी नहीं की हुई प्रोटेक्शन, तो उसको तो हुआ ना, ब्लड कैंसर हो गया ना उसको सीधा सीधा, तो वो रेज ले रहा है। तो ये जो है ना वो किस वजह से ड्रग सप्रेशन ऐसी बुरी बला है। वो यही कहता है, बड़े वाज़े ये कहता है कि अगर आप किसी का इलाज करना नहीं जानते, आप उस पर ये एहसान कर दें कि पैसे ले लें और खाली पुड़ियाँ दे दें, बजाय इसके कि आप उसको गलत दवाई दे दें। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको केस समझ नहीं आई ना, तो आप प्लाज्मो दे के भेज दें, अगले हफ्ते फिर बुला लें या अगले दिन बुला लें, समझ लें कि ये केस वो गुनाह नहीं है, गलत दवाई देना गुनाह है। ये आपको कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप वक्त ले लें। कोर्ट फैसला महफूज नहीं कर लेती, 10 दिन बाद सुनाएंगे, उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही होती, सारा केस दोबारा स्टडी करेंगे फिर फैसला सुना देंगे। कोई बुराई तो नहीं है ना। अगर बंदा मर नहीं रहा, आपने फौरी डिसीजन नहीं लेता, तो उससे टाइम ले लें, उसको ना बताएं मैं टाइम ले लूँ, लेकिन आप अपनी कार्रवाई डाल दें जो डालनी है आपने, पैसे ले लें और प्लास्पो पे भेज दें। मैं इसको भी गुनाह नहीं समझता कि इंसान है, उसकी अक्ल नहीं है, कोई ऐसी नई डिजीज़ आ गई है उसको नहीं समझ आ रही, वो किसी दोस्त से पूछ ले, किसी उस्ताद से पूछ ले, कोई किताब पढ़ ले, कुछ चेक कर ले, बजाय इसके कि आप उसको गलत दवाई देनी शुरू कर दें। ठीक है, वो गलत है। सप्रेशन वाला निकालें ना ज़रा, और आगे निकालें। When the improper drugs are applied for the treatment, then
it derange and disturb the function of stem cell? If we don't know the source and pathophysiology of the medicine, and excessive use of can disturb DNA function and stem cell function. For example, excessive use of allopathic medicine and homeopathic deep acting, long acting medicine, group of poison, swords, minerals and x-rays, sun rays, radiation. आप इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं, बला ज़रूरत करते हैं, बला सोचे समझे करते हैं, तो क्या करेंगे आप? डीएनए को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे। जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, वो आप किसी जिस्म पे अप्लाई करेंगे तो आप जाके डीएनए को, स्टेम सेल को ख़राब कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे, उसको ल्यूकीमिया हो जाएगा, उसको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, उसको थैलेसीमिया हो जाएगा। तो अवॉइड दीज थिंग्स। आप डॉक्टर हैं, आप सोच समझ के फैसला करें। और आप इसीलिए जो एलोपैथिक डॉक्टर है ना, एमबीबीएस करता है 5 साल, उसके बाद फिर हाउस जॉब करता है, फिर वो जीपी प्रैक्टिस कर सकता है, सिर्फ जनरल प्रैक्टिस। फिर वो 5 साल और लगाता है, फिर कान नाक का स्पेशलिस्ट बनता है, फिर वो कान नाक का स्पेशल इलाज कर सकता है। आप ट्रेनिंग लें यार, किसी से जाके पूछें, किसी से समझें। आपने 3 साल कोर्स नहीं किया, 2 साल का आपने बोर्ड बार लगा लिया, ज़ेरे निगरानी कुदरतुल्लाह की आनी। भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचा नहीं है। हमारे बुजुर्ग थे बड़े अच्छे, थोड़ा सा मजाक भी था मेरा उनके साथ। तो वो जो आता था ना दूसरे तीसरे, वो कहता जी मैं बड़ा कमज़ोर। उन्होंने कहा नहीं तू क्लिनिक बना ले, आ जा मैं तेन खोल देना। वो क्लिनिक शहर में बेसों खुले हुए थे, ज़ेरे निगरानी कुदरतुल्लाह की आनी। तो इसलिए वो मैं कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, उनके जो जहन में था, उनके जहन में था कि वेलफेयर। लेकिन इस तरह से क्लिनिक नहीं ना चलते कि आप ज़ेरे निगरानी किसी के चला रहे हो। उससे तो सिर्फ आजकल तो जो है वो हेल्थ केयर कमीशन वाले अंदर कर देंगे आपको, ज़ेरे निगरानी लिखेंगे तो। आजकल खुद डॉक्टर होना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलें जी। तो जब आप किसी ल्यूकीमिया का इलाज करने आएंगे तो आप उससे ड्रग्स की हिस्ट्री ज़रूर लें। क्या तुमने कोई दवाई खाई किसी मर्ज की? और मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा सिर्फ नक्स-व-मीका ल्यूकीमिया ठीक कर देता है, सिर्फ नक्स-व-मीका। सिर्फ नक्स-व-मीका। आप कहेंगे वो ये कैंसर का इलाज है नक्स-व-मीका में। वो भाई वजह अगर नक्स-व-मीका वाली होगी तो नक्स-व-मीका उसको ज़रूर ठीक कर देगा। अब इसी तरह आपका जो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके लोग आए होते हैं, फीमेल्स आई होती हैं और बेताशा बार बार ले रहे हैं, दबाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, फिर उसके अंदर उनके डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से फिर जाके अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद 2, 4, 10, 15 साल बाद डीएनए पे एक्सेस वो मेडिसिन ले जाती हैं। वो ब्लड स्टेम सेल जो है आपका उसको ख़राब कर देगी, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी। मैंने आपको कहा ना कि नक्स-व-मीका बेशुमार केसेस जो ऐसे हैं हमारे, बेशुमार क्रॉनिक डिजीज़ को सिर्फ नक्स-व-मीका ही ठीक कर देती है इन हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ पे। इसी तरह जो एलोपैथिक हिकमत से जो लोग आए होते हैं उनमें नक्स-व-मीका करती है, उसमें मेटल बहुत यूज़ हुए होते हैं। और मेटल सारे आपको मैं ये बताऊं कि वो जाके ना स्टेम सेल को डिस्टर्ब करेंगे और डीएनए के अंदर मेटल्स की एक्सेस है। मैंने आगे मिनरल का टॉपिक रखा हुआ है इस पे अंदर कि मिनरल जो है वो उसका बला ज़रूरत इस्तेमाल जो है वो डीएनए को करप्ट कर देगा। तो फिर हम वहाँ पल्सर टीला देते हैं कि पल्सर टीला जो है वो मेटल को एंटीडोट करता है। इसी तरह जो इंट्राकॉन्सेप्टिव मेडिसिन लेके लोग आए होते हैं उनको सीपिया बहुत अच्छा एंटीडोट करता है। तो ये इस तरह से ल्यूकीमिया नहीं ठीक होगा कि आप डॉक्टर अली को मुझे आज नुस्खा बता देगा कि आपने ये दवाई देनी है, बाद ल्यूकीमिया जाओ ठीक हो जाएगा।
लेकिन मैं जो नुस्खा बता रहा हूं, ये नुस्खा जो है ये यकीन माने कोई नहीं बताएगा। फिर देखें कोई और हट्टी पे चले जाएं, किसी हट्टी पे ये सौदा बिकता ही नहीं, और किसी माई के लाल में ये जुर्रत भी नहीं है कि वो सौदा इस तरह से बेचे। किसी में ये जुर्रत नहीं है, उसके अंदर ये खौफ है कि मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, मुझे ये खौफ ही नहीं है। ये सौदा किसी हट्टी पे नहीं बिकता। इसलिए इसको ध्यान से सुने, इसको ध्यान से समझें। अब अगर इसको मैंने श्योर, अब उसमें अब कीमोथेरेपी की मेडिसिन यूज होती है। जब कीमोथेरेपी की मेडिसिन यूज होती है तो आप उस पर हमारी उसमें मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसरियन मेडिसिन है, आप उसका हल निकालें। उसको नक्स मीका भी करेगी, मेथोट्रेक्सेट इम्पोटेंसी भी करेगी। और विन्स्टाइन जो कीमोथेरेपी है वो आप पोटेंसी में देंगे तो वो कैंसर को ठीक करने की, अगर वो सप्रेस करते हैं तो हम उसको ठीक भी उससे कर सकते हैं। आप उसको उस पोटेंसी से एंटीडोट भी कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए दवाओं पे खूब नज़र रखनी है। अगर आपने ल्यूकीमिया देखना है तो इस टॉपिक को जो सप्रेस करती हैं दवाएं, और डीप एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग जो दवाइयाँ, आपने देखा नहीं पीछे जो दिल की दवाइयाँ खाने वाले जो बंदे थे, ज़रा सा उसमें एलिमेंट ऊपर नीचे हो गया था तो दिल के मरीज़ कितने उसमें मरने शुरू हो गए थे, ज़रा सा। तो ड्रग्स पे नज़र, पहला सवाल ही ड्रग्स पे होना चाहिए आपको। जब इनहेरिटेड हिस्ट्री आप ले आए, आपको वहाँ कुछ नहीं मिला, आपने जेनेटिक हिस्ट्री फैमिली की ली, आपने टीबी की हिस्ट्री ली, आपने कैंसर की, आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिला, आपने फौरन ड्रग्स की हिस्ट्री पे आना है, दवाइयों की हिस्ट्री पे आना कि क्या कोई दवाई गलत तो नहीं खा बैठा। वो आप सुनते नहीं है, रोज दवाई खाई तो उसने मर गया, खुदकशी की, किससे? दवाई खा के। ऐसा होता है ना। जो डायज़ापाम है, जो स्लीप की गोलियां हैं, अगर वो 2 रोज खाते हैं या 1 खाते हैं तो वो 10 खाएंगे, 20 खाएंगे तो मर जाएंगे ना। तो ड्रग अब्यूज है ना वो। तो जब आप 2 गोलियां रोज खाते हैं या 1 नहीं खाते, तो जब आप साल पूरा वो खाते रहेंगे तो वो कितनी गोलियां बनती हैं? उनको जमा करें ना, वो 10 तो नहीं बनती, वो तो हजारों में बन जाती हैं। इसीलिए वो कहता है कि कलील दवा में शफा है। कलील, जब शफा लेनी है तो फिर कलील है। शफा लेनी है तो डेल्यूशन में है, पोटेंसी में है। और किसी को 1 mg देंगे, रोज तो नहीं देंगे ना, हफ्ते बाद देंगे। वो अगली दफा आएगा, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, तो वैसे अगर आपने उसको घेरे भी रखना है तो वैसे भी वो भाग जाएगा, मैं ठीक हूं, मैं क्यों पैसे दूं इसको, दौड़ जाएगा ना। जब ठीक होगा तो क्यों आएगा आपको? वो तो कहता है डॉक्टर वैसे ही पैसे मुझसे ले रहा है रोज आके, तो लिहाजा वो ठीक है तो वैसे ही भाग जाएगा, आपकी रेपुटेशन से बच जाएगा। इसलिए ड्रग्स पे फोकस करना है, ड्रग्स पे, इसलिए ड्रग्स पे फोकस करना है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है इस वक्त हमारे यहाँ, बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्यों? मछली वाला है, वो भी उसने घर में दवाइयाँ रखी हुई हैं, वो भी लोगों को दिन को नुस्खे बता रहा होता है। ड्राइवर है, वो भी बता रहा होता है, सारे बता रहते हैं। इसे इस माशरे में दवाइयों का कसरत से इस्तेमाल। आप बाहर किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं, आपको डिस्पिन की गोली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी डॉक्टर के। तो हम तो जब ग्रोसरी की तरह दवाइयाँ लेके घर आते हैं और घर में ही इलाज कर रहे होते हैं, दे पैरासीटामोल, दे डिस्पिन, दे फलां, दे फलां, दे फलां। और अक्सर लोग हमें भी आगे कहते हैं होम्योपैथी की भी दवाइयाँ बता दें, 5-7 हम भी रख लेते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार ये उससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ सी है। यहाँ नज़ला प्याज से हुआ तो दवाई हो रहा है, नज़ला मच्छी खाने से हुआ तो दवाई हो रहा है, नरवा बर्फ़ पर खाने से तो दवाई हो रहा है, तो आइसक्रीम खाने से तो दवाई हो रहा है, ठंड लगने से तो दवाई हो रहा है। यहाँ तो मामला ही बड़ा उल्टा है ना। यहाँ तो एक्सपर्ट की ज़रूरत है भाई।
यहां ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत है कि एक दवाई से दूसरी दवाई की अलामतें बंदा नया पढ़ता कहता है तो सारी एक जैसी हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना ये एक्सपर्ट का काम है ना। ये रेडी वाले का तो काम ही नहीं है कि वो पैरासीटामोल और डिस्प्रिन लिख के दी जा रहा है सबको। ये बड़ी एक्सपर्टी की काम है होम्योपैथी भाई। ड्रग्स पे नजर रखनी है तब ल्यूकीमिया ठीक होगा। उसके बाद डिजीज की जो सप्रेशन है, ऐसे बेशुमार बच्चे मैंने देखे हैं जिनको सिर्फ खसरा निकला है, मीजल, और वो मीजल गलत ट्रीट हुआ है और बच्चा अब नॉर्मल हो गया, बच्चा माजूर हो गया है। और खुदा के बंदे, अगर आप इस मीजल वाले बच्चे को आप दवाई ना भी देते तो उसने 8-10 दिन का साइकिल पूरा करना था, वो उसने खुद ठीक हो जाना था, उसने खुद ठीक हो जाना था। लेकिन क्या किया, उसको गलत इलाज हुआ, उसको सेरिब्रल मीजल्स हुआ, उसके ब्रेन के अंदर गया, मीजल सप्रेस होके और वो सेरिब्रल पाल्सी में चला गया। सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसको कहते हैं डिजीज सप्रेशन। आपके पास एक बंदा आया कोई मर्ज लेके, आपने उसको दबा के उसका होलिया ही बिगाड़ के रख दिया। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस, अगर आप गलत ट्रीट करते हैं वो दब जाती है। वो मैं इसीलिए उनको कह रहा था कि ये नोड सूज जाता है, लिम्फेटिक नोड। लिम्फोमा और लिम्फेटिक एलीमिया, ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस का। और ये लिम्फोमा उसकी वजह से बनता है, लिम्फ नोड जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की और साइकोसिस की हमा जगह है। ये उसकी पनाहगाह है, यहां आके वो रहता है, यहां आके उसकी खुराक मिलती है उसको लिम्फ ग्लैंड के अंदर। और जिसको हमने बेस बना के, ट्यूबरकुलोसिस बेस बना के हमने उसका इलाज किया ल्यूकीमिया का, वो ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास फर्स्ट केस, जब मैं अभी इसको इतना इस लेवल पे मैं समझता ही नहीं था कि व्हाट इज़ द ल्यूकीमिया, और मैंने उसके लिम्फ नोड सूझे और मैंने हिस्ट्री पे ट्यूबरकुलोसिस पकड़ के, डॉक्टर था एक अंसारी साहब, वहाँ से, उस बच्चे का नाम भी जमील है, वहाँ से हाला से आता था। आज 15-20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया उसका ये ल्यूकीमिया ठीक हुए हुए। अभी भी वहाँ से कोई हाला से बच्चा, कोई बंदा आता है तो मैं उसका पूछता हूँ कि वो ठीक है, वो जमील, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। उसका वाला साहब डॉक्टर थे, तो उसकी बेस में क्या था, ट्यूबरकुलोसिस था। और हमने उसको कार्सिनोसन, ट्यूबरकुलोरियम और फास्फोरस और साइनेकाइडाइड पे रखा, और वो आस्ता आस्ता, क्योंकि ये बेस हमने इसको सेट की। और बहुत ज़्यादा जो लिम्फेटिक हैं ल्यूकीमिया वाले, ये लिम्फोमे हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस बेस है। और लिम्फोमे में साइकोसिस भी है। तो डिजीज जो है, एनी सीरियस डिजीज दैट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली कैन डिस्टर्ब डीएनए एंड स्टेम सेल। आप देखें मम्स हो जाता है, तो मम्स जब सप्रेस हो जाते हैं, सही ठीक नहीं होते, तो क्या होता है, एजोस्पर्मिया हो जाता है। इसको कहते हैं डिजीज सप्रेशन। आप गोनोरिया हो जाता है, आप गोनोरिया को ठीक नहीं कर सकते, गोनोरिया को सप्रेस करते हैं, तो क्या, और कोइटाइटिस हो जाता है, टेस्टिकल स्वेलिंग हो जाएगी, स्पर्मेटोरिया और स्पर्म की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, एजोस्पर्मिया हो जाएगा। इसको कहते हैं डिजीज सप्रेशन। Disturbed DNA stem cell function is suspect tuberculosis, syphilis, psychosis or any other bacterial, viral, fungal, parasite complications. Complication and suppression. आपने ये ध्यान में रखना है कि उसकी पहले कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हुई, उसको टाइफाइड तो नहीं हुआ, उसको टीबी तो नहीं हुई, उसकी फैमिली में कैंसर तो नहीं था। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ही बीमारी का इलाज भी निकल आएगा आपकी।
जैसे ड्रग्स में निकला था, अब डिजीज़ पे आप आएंगे। जो डिजीज़ की जब हिस्ट्री लेंगे तो कहेगा हाँ नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो वो हुआ था, फलां बीमारी हुई थी, मेरे तो टीबी हुई थी, फिर मैं टीबी का ये हुआ, मेरे तो फलां गनोरिया हुआ था, मुझे फलां चीज़ हुई थी। तो आपको तो उधर ही इलाज, ये डिजीज़ सप्रेशन है भाई। डिजीज़ सप्रेशन जो है वो कैंसर बनाती है, वो डीएनए को जाके डिस्टर्ब कर देती है। तो आपको इसको समझना होगा, इन ग्राउंड्स को। मैंने कहा इमोशंस को समझें, मैंने कहा ड्रग्स को समझें, फैमिली हिस्ट्री की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझें, डिजीज़ को समझें, तो फिर जाके आप ल्यूकीमिया के इलाज की दस्तरस आपको मिल जाएगी ना कि नहीं मिलेगी। कोई साइंस ऐसे डिस्कस नहीं करती जिस तरह होम्योपैथी जिस तरह डील करती है। और ये बात नहीं है, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैं जब लिम्फोमा मेरे पास आते हैं या हमारे पास ल्यूकीमिया आता है, मैं उसकी टीबी की जब हिस्ट्री लेता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ। और मैंने पकड़ा कहाँ से है कि अक्सर जनरली उस वक्त नहीं पता था व्हाट इज़ द लिम्फोमा। आज से 20-25 साल मुझे नहीं पता था कि लिम्फोमा क्या होता है। लेकिन जब लोग आ गए थे जी इधर मुझे निकला है ना कुछ, तो मैंने जाके ना FNAC करवाया है जी। उन्होंने कहा जी तुम्हें तो टीबी है जी लिम्फ नोड्स की। तो ये मरीज मुझे सिखाते रहे हैं, मरीज हमें सिखाते रहे हैं कि दिस इज द रूट लीड टू ट्यूबरकुलोसिस। समझ आई आपको? एनी रॉन्ग ट्रीटमेंट और एनी अदर वे दैट द सप्रेस्ड द डिजीज कैन डिस्टर्ब द DNA and stem cell function and it can lead to the leukemia. आई समझ? नेक्स्ट। मैंने इसको आसान किया है ना, ल्यूकीमिया को समझना हमने आसान किया या नहीं किया? हाँ। अब मैं दवाइयाँ भी बताऊंगा, ये नहीं कि मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन की जो एक्सेस रखती हैं DNA तक, हम उस पर भी बात करेंगे। ग्रीफ, शॉक, डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ कैन हेल्प कॉज एंड मल्टीप्लाई द डिजीज। इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द ल्यूकीमिया। इमोशंस को देखना है, ड्रग्स को देखना है, डिजीज़ को देखना है, फैमिली हिस्ट्री के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखना है। आसान नहीं है काम, कुलिया है, फार्मूला बन गया है। आपको एक तो पहले आपने कहा कि आप समझा कि ये डिसऑर्डर किसका है, ये जीन का डिसऑर्डर है। फिर क्या, माइलाइट, ल्यूकीमिया, व्हाइट ब्लड सेल का डिसऑर्डर है। जब ऊपर WBC बड़े एक पहली लाइन में WBC आती है, जो CP रिपोर्ट आएगी फर्स्ट लाइन WBC, बाकी नीचे आएंगे सारे। उधर से ही पता चलेगा 11,000 से ऊपर है तो सोचना शुरू कर दें कोई इन्फेक्शन है, कोई ल्यूकीमिया हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर डिटेल उस पर जाएंगे ना। फर्स्ट है यूं उठाया 1 मिनट में आप चल पड़ते हैं, रास्ते पे चल पड़ते हैं ना यूं। नेक्स्ट क्या हो गया? अब ट्रीटमेंट के हमने ग्रुप, पहला ग्रुप रेज का ग्रुप है, एक्सरेज, सोल, सन रेज। मैं पिछली दफ़ा भी एक्सरे पे काफ़ी बोल रहा हूँ, मैं अक्सर सोल पे भी बोलता हूँ। सोल जो है ना वो ज़िंदगी की अलामत है। सूरज की रोशनी जो है, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इसके अंदर जो रेजेस हैं, ये लाइफ की, ज़िंदगी की एक ख़ास दर्जे में आके, अगर ऊपर होंगे तो आपको जला के रख देंगी, लेकिन एक ख़ास ज़मीन की सतह पे जो रेज पहुंचती है ना, वो पोटेंटाइज हैं, वो डेल्यूट हैं। समझ आइए ना? वो जब ज़मीन पे पहुंचती हैं तो डेल्यूट होके पहुंचती हैं, वो कमज़ोर होके पहुंचती हैं, वो वैक्सीन की तरह हो जाती हैं। जैसे स्नेक पॉइजन की वैक्सीन दी जाती है, पहले घोड़े को लगाई जाता है, स्नेक घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है, फिर घोड़े का खून लिया जाता है, फिर उससे वैक्सीन बनाई जाती है।
क्या करते हैं? डेल्यूट करते हैं। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन दो रोल प्ले करती हैं, वैक्सीन का रोल भी प्ले करती हैं क्योंकि ये डेल्यूटेड होती हैं। वैक्सीन इसी तरह बनती है, क्रूड फॉर्म से लेके पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर डेल्यूट, फिर 3 जहाँ रिएक्शन होती है कहते हैं इसकी वैक्सीन। तो वैक्सीन भी रोल प्ले करती है। मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ओ जी होम्योपैथिक दवाई कैसे काम करती है? मैं कहा वैक्सीन कैसे काम करती है? ओ जी तुसी तो जहर देंदे हो। मैं कहा वो भी तो जहर देंदे ने, वो जहर नहीं देते? वो भी तो जहर देते हैं, लेकिन जहर अगर डॉक्टर के पास है तो वो शफा है, अगर सांप के मुंह में है तो मौत है, क्योंकि वो फुल इंजेक्ट करेगा, ये कलील मिकदार में देगा। दिस इज द होम्योपैथी। वही पॉइजन, वही क्रोटेलस जो है वो पॉइजन है, वो बंदे को काटेगा तो प्लेटलेट्स की डेथ करके बंदे को मार देगा, और वही अब जब कलील मिकदार में देते हैं तो प्लेटलेट्स को यूं ऊपर उठाता है। उसको फिर मदर टेंचर क्यों नहीं पिलाते? उसको डिल्यूटेड देते हैं। ये डंगी में हमने कितना बेताशाम 2 दिन में हम प्लेटलेट्स ऊपर लेके जाते थे। 50,000 हैं, 30,000 हैं, 20,000 हैं, यूं जब 2 दिन में करते 2 लाख हैं, 3 लाख हैं। करते थे नहीं करते? करते हैं। इसलिए वो पोटेंसी को जरूर याद रखें। ये एक्सरे जो है, ये एक्सरे आप जब डायरेक्ट रेज लेते हैं तो कैंसर बनाता है। यही एक्सरे जब आप पोटेंसी में डिल्यूट करके इसको तैयार करके मरीज को खिलाते हैं तो यही उसको ठीक करता है कैंसर को। ये देखें ना, यूं कपड़ों में से, गोश्त से, हड्डियों से क्रॉस करके चला जाता है तो ये डीएनए तक इसकी एक्सेस जाती है, इसकी डीएनए तक एक्सेस जाती है। सोल इसी तरह, अगर सोल अगर ना हो तो टमाटर भी नहीं पैदा हो सकता। सोल ना हो तो इंसानी ज़िंदगी का वजूद भी ना हो। जी मतलब एक कॉमन सी बात है कि आपका जो है विटामिन डी, एक कॉमन छोटी सी, क्या जी विटामिन डी नहीं बना, क्यों जी आप धूप नहीं लगवाते? वो जो सुबह की जो 5-6 बजे की रोशनी है वो इतनी वो होती है, डिल्यूट होती है, वो डिल्यूट होती है, और वही जो है विटामिन डी बनने का सबब बनती है। वो तो पैर की धूप नहीं बनती, क्यों? उससे तेज़ हो जाती है ना, वो पोटेंसी डिल्यूट हो जाती है, वो पोटेंटाइज हुई होती है, वो डिल्यूट हुई होती है। वही इसी तरह वैक्सीन की तरह कमज़ोर होती है, वो आपको आपके जब स्किन पे पड़ती है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट हमारे पास नसोड का ग्रुप है। रेस के बाद जिस चीज़ की बारी आती है वो नसोड्स है। नसोड्स वो हैं जो किसी बीमारी के जरासीम से बनाए जाएं, जो जरासीम किसी बीमारी को उसके मवाद से लेके या उस जरीब से उठाया जाए। वो ये सारी, जैसे सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन है, साइकोसिस की क्या है, गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशन है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो 20, 25, 30 साल जाके इंसान के जीन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। लिहाजा जिस फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या उसको खुद कैंसर है, उसका तो ऑलरेडी जीन वीक है। लिहाजा हम कार्सिनोसम थे कि उसके ऊपर जो खोल चढ़ गया है, जो जिसने उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उस खोल को जब हम उतारेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। ये इस तरह से जैसे किसी भी चीज़ को आके घेर नहीं लेते हैं, किसी को कैद कर लेते हैं, यूं कैदी को पकड़ते हैं पुलिस वाले, 5-7 गट्ठे हो जाते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं। ये इसी तरह जो जीन्स के फंक्शन को यूं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसके गिर्द घेरा डाल लेंगे, क्योंकि ये इंसान को मारने के सबब है सारे। और तरह तरह के तरीके से, कोई छुरी से मार रहा है, कोई लटका के मार रहा है, कोई आहिस्ता आहिस्ता पॉइजनिंग करके मार रहा है। ये सारे मेथड हैं इंसान को मारने के।
ये वो सोर्स हैं, ये वो सबब हैं, ये बैक्टीरिया, ये डिजीज़, ये सारी इंसान को मारने के लैपे होती हैं कि इसको हम कैसे मारें। जैसे आप जानदार को खा जाते हैं, ये भी खाने के चक्कर में होती हैं। तो वो जब हम उसको कार्सिनोसन को देते हैं तो वो लेयर ऊपर से उठती है और वो एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर किसी पाँव को, किसी हाथ को, एक नॉर्मल हाथ को आप लोहे के शिकंजे में रख दें और वो ग्रो नहीं करेगा। एक को खुला छोड़ दें, एक शिकंजे में डाल दें, ये उधर ही सुकड़ पड़ा रहेगा, सुकड़ जाएगा और ये ग्रो करता जाएगा। जब इसके ऊपर शिकंजा डाल देंगे आपको, ये लेयर बना लेगा कार्सिनोसन, तो जीन फंक्शन नहीं करेगा, जीन फंक्शन नहीं करेगा। जब जीन फंक्शन नहीं करेगा तो ल्यूकीमिया हो सकता है। इस तरह से होम्योपैथी को डिस्कस नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ना इस तरह से समझा जाता है और गुनाह समझा जाता है। आप कार्सिनोसन अपने क्लिनिक पे रखें, गुनाह समझा जाता है आप एक्सरे का इस्तेमाल करें। गुनाह इसलिए भी समझा जाता है कि आपको पता ही नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो बेचारे ठीक ही कहते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था ना, इसलिए वो मना करते थे, खबरदारी इसको रखो। इसी तरह जिस तरह कोबरे के नज़दीक कोई नहीं जाता था तो हेरिंग ने कोबरे को पकड़ लिया और उससे पॉइजन, और उसने दुनिया में कोबरे की जो पॉइजनिंग है उसके असरात दुनिया के सामने पेश किए। इसी तरह इसको गुनाह उस वक्त तक गुनाह है जब तक आपको इसकी समझ नहीं है। ये उस वक्त तक गुनाह है जब आपको इसकी समझ आ गई है तो ये सवाब बन गया। फिर खुदा की तरफ से रहमतें ही रहमतें हैं कि आपने उसके इंसानों को, उसकी मखलूक को मुश्किलों से निकाला। ये तीन चार हैं ये कैंसर के नसोड्स। इसमें सिक्रीनम है, इसमें एंथ्रेक्सीनम है, इसमें एपिस्टेरिनम है। ये जो है सिक्रीनम जो है वो ब्रेस्ट का नसोड है, ये नीचे जो एंथ्रेक्सीनम तिल्ली का नसोड है कैंसर का, और नीचे यूट्रस का नसोड है। उसके बाद मेडोरिनम है, उसके बाद सिफलिनियम है, इससे नॉन है आप, ट्यूबरक्लोनियम है, और ये फैमिली ज़्यादा है, ट्यूबरक्लोनियम है, बेसिलिनियम टेस्टिस है, बेसिलिनियम एवायरी है। 4 ट्यूबरक्लोसिस के नसोड्स हैं। इसी तरह मार्बिलिनम है, इसलिए मलेरिया ऑफ है, टाइफाइड है, इकोलाई है, क्लेमेडिया है, सूडोमोनास है, ये सारे बैक्टीरिया के नसोड्स हैं। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, साइकोटिक को है, ये सारे वो नसोड्स हैं जो आपको ल्यूकीमिया में हेल्प आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द कॉज। मतलब ल्यूकीमिया को छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है रेपर्टरी में, छोटा सा चैप्टर अब भी डाला गया है, पहले वो भी नहीं था, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमने क्लिनिकली एक्सपेरिमेंट कर करके इसको फुल आपको समझाने की कोशिश की। और आज के बाद ल्यूकीमिया को बड़े अच्छे अंदाज से समझा जाएगा। आज के बाद ल्यूकीमिया को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे तरीके से समझा जाएगा। नेक्स्ट, फिर आ गया पॉइजन ग्रुप। ये भी डीएनए तक एक्सेस रखता है, पॉइजन ग्रुप। और मैं ये कहता हूं कि ये अगर आप यहां समझ लेते हैं ना तो ये आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप और भी जेनेटिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं अगर काजेज आपको यही मिल रही हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ल्यूकीमिया के मैकेनिज्म को समझें, फिर उसके लिए जो वेपन्स हैं, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, हम उसको समझें। और इसकी तरतीब भी इसी तरह होती है, आपको मैं बताऊं। पहले रेस ग्रुप आएगा, फिर नसोड आएगा, फिर पॉइजन ग्रुप आएगा। इसकी जब देते हैं इसको उल्टा भी नहीं चलाना कि पहले आपने पॉइजन ग्रुप लगा दिया, बाद में आपने
एक्सरे लगा दी, या उल्टा नहीं चलाना होता। जो चीज़ सबसे ताकतवर है वो क्या करती है, पहले मंजनीकों से ना किले की दीवार पे पत्थर मारे जाते थे मोटे मोटे, फिर प्यादे जब दीवार कमज़ोर हो जाती थी फिर प्यादे जनाब नेज़े नुज़े उठा के अंदर घुसते थे। बात समझ आ रही है आपको? ये लॉ ऑफ नेचर है किसी किले को फतह करने का। पहले मेंटली प्रेशराइज किया जाता था कि आ गई इतनी बड़ी फौज, बाहर जमा होगी लाखों की तादाद में, आप बच नहीं सकते। तो ये इमोशनल साइकी है जंग की, और ये भी जंग होती है। फिर पीछे से मंजनीकों में उन्होंने पत्थर बड़े बड़े मार के डजर डजर मार दे, दीवारों किले की कमज़ोर कर दे। जो ही दीवार टूटती है, नेज़ों वाले बर्छियों वाले किले के अंदर घुस जाते हैं। ये डीएनए भी किला है। इस न्यूक्लियस, किला नुमा न्यूक्लियस उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसके अंदर खराबी पैदा कर दी है इसने। और उसकी एक्सेस के लिए यूं आपने जाना होता है। ये फाइट के जो असूल है ना, जंगों के असूल, ये जंगों के असूल यहाँ भी अप्लाई होते हैं। बीमारी के खिलाफ आपकी जंग है, तो फिर आपने स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। पहले रेस से वार करेंगे, फिर नसोर्स से आएंगे कि कोई कौन सा नसोर्स है जो उसका सोर्स बना है, वजह बनी है। वो गनोरिया था, वो सिफिलिस था, वो टाइफाइड था, वो मलेरिया था, वो क्या था, वो फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। फिर हम आगे पॉइजन ग्रुप पे आ जाएंगे, फिर हम मिनरल पॉइजन्स पे आ जाएंगे, फिर आप पॉइजन पे आ जाएंगे, फिर मिनरल पे आ जाएंगे, फिर हम प्लांट्स पे आ जाएंगे, फिर वो सफाइयों वाले पहुंच जाएंगे। बरदार है, चलो जी सफाइयाँ करो, किले पे कब्जा हो गया, आप ये वो संभालने वाले, लूट मार वाले वो बाद में आते हैं। तो उसने क्या आपको वो जो सेल होते हैं उसको क्या कहते हैं, मैक्रोफेजिस फिर बाद में आता है। मैक्रोफेजिस क्या करता है, फिर उस सारे माल को खा पी जाता है। फिर आम पब्लिक दाखिल हो जाती है ना, माल लूट मार हो गया, जरा सामान लेके जाओ, वो मैक्रोफेजिस फिर आ जाते हैं। पहले कमांड करता है बंदा, एक जो बादशाह होता है उस फौज को कमांडर, फिर नीचे कमांडर, फिर यूनिट कमांडर, फिर फलां फलां फलां, फिर एयरक्राफ्ट, फिर ये सारा पूरा एक। जब आप किसी इतनी बड़ी डिजीज़ पे काबू पाने की कोशिश करें तो सिंगल आ जाएंगे, मारनी चपेट और नाम मार के परे भगा देना, और फिर वो जल्दी मार देगा बंदे को। ये मेरी बात आप याद रखना। वो सिंगल जो है ना बम्बार्ड जाएगा, वो राय के ब्लास्ट हो जासी खुदकश। वो एक बंदा मारेगा ना, वो पहला जो गार्ड खड़ा होगा उसने जफ्फा रखा करके उसने उठे ही उसको फना करके मार देना ना। एक फौजी जब जाएगा, चाहे उसने जैकेट भी क्यों ना पहनी हो, भाई आगे बड़ी लेयर्स है ना। आपने लेयर्स देखे, मिलिट्री है उसने लेयर्स बनाई, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर्स। आपने लेयर्स को ब्लॉक तोड़ना है, और इन लेयर्स को तोड़ के जो सबसे आखिर सफाइयों वाला वो आपने पहले भेजना, वो पहले ही मारा जाएगा। वो प्लांट ग्रुप आपने पहले भेजा, उसने पहले ही रगड़ा खा जाना है। ना बंदा रहेगा, ना बांस, ना भैंसरी बजेगी, उसने तो पहले ही, क्योंकि आपने कमजोर स्ट्राइक की, उसने उधर ही खा जाना उसको। तो पहले क्या, हम ऊपर से एक्सरेज से जाएंगे, पहले इमोशनली हम उसको एक्सरेज पे जाएंगे, फिर हम इस तरह से नसोर्ड बैक्टीरिया की जंग करेंगे, फिर हम नीचे प्लांट्स पॉइजन्स पे आएंगे, मिनरल्स पे आएंगे, फिर मैक्रोफेजेस वाले उस पे आ जाएंगे। पॉइजन ग्रुप में देखें, जो पहले स्नेक पॉइजन पहले आ जाते हैं, क्योंकि ये आनन फानन मार देता है। संख्या थोड़ा टाइम लेगा, संख्या थोड़ा टाइम। ये जो साइनाइड जो देखें ना, साइनाइड जो है वो भी स्नेक पॉइजन से ही है। साइनाइड जिसको हम काली साइनाइड भी हम कहते हैं, पॉइजन है, लेकिन वो बेसिकली इसके अंदर भी साइनाइड ही होता है। लिहाजा इस ग्रुप से हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास बड़ा वेपन है। हमारे पास ये पॉइजन वाला वो तीर है,
पॉइजन वाला तीर है। जो पॉइजन वाला, पहले पॉइजन भी, तीर के आगे पॉइजन भी लगाया जाता है, डोल रख के मारते थे, जिसको लगा ना उसने बचना ही नहीं है। तो ये जो ये फाइट है, इसके बाद फिर हम पॉइजन वाला वेपन यूज करेंगे ताकि उसको डिस्ट्रॉय करें। इसमें देखिए लेक्सिस है, इसमें क्रोटेलस है, इसमें नाजा है, इसमें बोथरोब है, इसमें बंगारस है, ये जितने स्नेक पॉइजन्स हैं 12, 13, 14, 15, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब प्लांट ग्रुप का पॉइजन है, कोनियम है, साइनोथिस है, बड़ी मजे की दवाई है साइनोथिस। मुझे आज तक कभी इसके तिल्ली की इनलार्जमेंट में और ल्यूकीमिया में तिल्ली जब बढ़ती है तो साइनोथिस की इंडिकेशन है बड़ी मजे की, कभी नहीं फेल करती, कभी नहीं फेल करती, कभी नहीं। अभी मेरे पास ल्यूकीमिया का बच्चा ठीक हुआ है साइनोथिस से, कभी फेल नहीं करती। जहां डॉक्टर साहब ने पिछली दफा भी कहा कि ये जो सेल्स हैं ये उस चैनल से गुजर नहीं सकते, इनके अंदर से लचक जब ख़त्म हो जाती है तो ये वहाँ फंसना शुरू हो जाते हैं, वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब जमा होना शुरू हो जाते हैं तो तिल्ली बढ़नी शुरू हो जाती है। ये मैकेनिज्म है इसका, तिल्ली के बढ़ने का। तो ये क्या होगा इसके अंदर, ल्यूकीमिया के अंदर ये मैकेनिज्म जो है ये होगा और तिल्ली बढ़ने जो तो साइनोथिस है, ये उससे ग्रुप से आ गई है। फिर कोनियम हमारा पॉइजन है जो प्लांट ग्रुप से, इसका भी तल्लक है। फाइटोलैका है, फाइटोलैका हमने क्यों डाली है यहाँ पे? फाइटोलैका लिम्फेटिक ग्लैंड्स पे इसका बड़ा रोल है, ग्लैंड्स के ऊपर बड़ा रोल, इसलिए मेमोरी ग्लैंड्स के कैंसर को ये ठीक करती है। अंडरस्टैंड दिस, ग्लैंड्स पे, टॉन्सिल्स पे, लिम्फ ग्लैंड्स पे इसका बड़ा रोल है। और स्पेशली ग्लैंडुलर कैंसरियन जो होता है वो उस पर इसका बड़ा रोल है फाइटोलैका का। जहाँ आपको स्वेलिंग नज़र आएगी लिम्फ नोड्स के अंदर, ग्रोथ नज़र आएगी, वहाँ फाइटोलैका आएगा। नेक्स्ट, अब वो पॉइजन जो मिनरल ग्रुप से तल्लक रखते हैं, आर्सेनिक, संख्या है, काली साइनाइट है, मरकरीस है, एसिड नाइट्रिक है, ये उस ग्रुप से तल्लक रखते हैं, केमिकल ग्रुप्स पे और मिनरल ग्रुप से तल्लक है। नेक्स्ट, बाकी फिर आप और जो हमारा मिनरल्स ग्रुप का एक बड़ी लंबी फील्ड है, 50-60 मिनरल हैं। मैंने तो वैसे थोड़े से यहाँ डाले हैं आपको, आपका किबला दुरुस्त करने के लिए, तो आपको समझ आए कि ये भी, इनका भी कोई रोल है। ऑरोमेट है, फास्फोरस बहुत बड़ी दवाई है, आर्सेनिक आयोडाइड बहुत बड़ी दवाई है ल्यूकीमिया की, नाइट्रोमेयर बहुत बड़ी दवाई है ल्यूकीमिया की। जहाँ नाइट्रोमेयर की अपनी बड़ी टिपिकल पिक्चर है नाइट्रोमेयर की। और नाइट्रोमेयर कहाँ से आता है? इमोशनल सप्रेशन से आ रहा है, उसका रूट वो है। फास्फोरस का ट्यूबरकुलोसिस बेस से रूट आ रहा है। जहाँ इमोशनल सप्रेशन आएगी वहाँ इग्नेशिया आएगी, वहाँ नाइट्रोमेयर आएगी, वहाँ कास्टिकम आएगी, वहाँ स्टेफिस एगेरिया आएगी, वहाँ फिर वो दवाइयाँ आती जाएंगी। क्योंकि सारी तो हम मतलब पूरी किताब तो यहाँ डालने से रहे, लेकिन हम बेसिकली आपको एक रास्ता बता रहे हैं। हमने आपको कहा कि इमोशनल सप्रेशन है, और इमोशनल सप्रेशन की क्या दवाइयाँ हैं? इग्नेशिया है, नाइट्रोमेयर है, एसिड फास है, कास्टिकम है, ये सारी जो कोलोसेंथ है, स्टेफिस एगेरिया है। कलकेरिया आर्स जो है वो 2 रोल प्ले करती है, उसमें तिल्ली और जिगर दोनों बढ़ जाते हैं कलकेरिया आर्स में। और मैं उस दिन देखें आप, ये जो इमोशनल की बड़ी दवाइयाँ हैं हमारे पास। आप एक दवाई है पेरिस्क्वाडिफोलिया, जो ये नेक में हम यूज़ करते हैं, वो भी इग्नेशिया की तरह दवाई है। आपको जूँ वो कहता है स्टेक्टेटिक हो जाता है, यूँ गोरता रहता है बंदा, गम से, परेशानी से, यूँ गोरेगा, यूँ गोरेगा। ठीक है, तो ये अब नेट्रम सेल्फ क्या करती है? ये भी नेट्रोमेयर, ये सॉल्ट्स हैं सारे, इनके भी रोल्स हैं।
ये सेल के अंदर पानी बना देती है, ये पानी को कम करती है, वो पानी को नाइट्रोजन में पानी को रेगुलेट करती है और फिर उसकी साइड इग्नेशिया की क्रॉनिक है। नाइट्रम ऑर्स नमक और संख्या का मिलाप है। नाइट्रम ऑर्स रेपर्टरी में बड़ी दवाई है ल्यूकीमिया की। एक्ला लावा, ये अगेन आपका मिनरल ग्रुप है, ये पानी है उसका, लावा है उसका, क्या नाम है, हाँ झील है, उसका पानी है, मिनरल्स है इसके अंदर। फिर आपकी आर्सेनिक आयोडाइड है, आर्सेनिक भी है, सखिया भी है और आयोडाइड भी है। आयोडाइड क्या है, ग्लैंड की दवाई है, वो फिर लिम्फेटिक ग्लैंड पे आ गया हो, जहां लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे लिम्फेटिक ल्यूकीमिया होगा, वहाँ आयोडम आएगी, वहाँ आर्सेनिक आएगी, वहाँ आर्सेनिक आयोडाइड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। और हमने ये कसरत से रीप्रूव हुई है मेडिसिन इन द बेस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। और ये सिफलेटिक भी है आर्सेनिक आयोडाइड। नेक्स्ट पिछली स्लाइड कौन सी है? आर्सेनिक, काली साइनाइड, मर्क्यूरस। काली साइनाइड पॉइजन है और बहुत तेज पॉइजन। यही पॉइजन साइनाइड जो है वो स्नेक पॉइजन में भी होता है। काली साइनाइड पोटाशियम के साथ मिला होता है ये, और ये कहते हैं ज़ुबान पे रखने से बंदा मर जाता है। ज़ुबान के कैंसर में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट, हाँ ये आपको इन पे भी नज़र रखनी है। ये कैंसर की, ये ल्यूकीमिया में बहुत यूज़ होती है। ये विनकरस्टाइन, ये ल्यूकीमिया में यूज़ होती है, एलोपैथिक में बहुत। और हम इसको पोटेंसी में यूज़ करते हैं 1 ml वीकली, और ये हेल्प आउट करती है आपको ल्यूकीमिया में, ये हेल्प आउट करती है बाकी कैंसर्स में भी। और साइक्लोफास्फो, ये भी फार्माइड जो है, ये भी जो है कीमोथेरेपी है की मेडिसिन है। तो मेथोट्रेक्सेट बहुत कसरत से यूज़ होती है। और ये पेशेंट आपके पास आएंगे, ये सोराइसिस में बहुत कसरत से यूज़ होती है, एलोपैथिक में, इवन कैंसर में भी यूज़ होती है। लेकिन ज़्यादा जो रूटीन बनी हुई है वो मेथोट्रेक्सेट जो है, वो स्किन की डिजीज़ जो है सोराइसिस, उसमें यूज़ होती है। और आपके पास ये मरीज़ आएंगे कि हो सकता है सोराइसिस की मेडिसिन इस्तेमाल करने से उसको ल्यूकीमिया हो गया हो। राइट? डन।